नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सर्कमस्टांशियल एविडेंस की। न्यायालय में जब मुकदमा शुरू होता है, चाहे वो सिविल का हो या डांडिक, वहां पर सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है वो एविडेंस को लेकर के होती है, वो साक्ष्यों को लेकर होती है। और साक्ष्य या तो व्यक्ति लेकर आते हैं या डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, या कभी कभी साक्ष्य विशेषकर डांडिक मामलों में परिस्थितियों से निकल के आता है। तो आज बात करेंगे इन परिस्थितियों से निकलने वाले साक्ष्य को लेकर कि आखिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते किसे हैं और क्या सर्कमस्टांसेस बोलती हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। यहां बात आएगी चांदमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें इस्टैब्लिश की कि अगर कोई क्रिमिनल केस होल तरीके से, पूरी तरीके से अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस हो रही है, तब वहां पर किन किन बातों को पहले साबित करना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एक्यूज को सजा देने के पहले। फिर इसके बाद बात आएगी मंजुनाथ चिन्ना बासप्पा रेड्डी वाली केस की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दर्जन भर मुकदमों की एनालिसिस की और एनालिसिस करके अपने पॉइंट्स बाहर निकाले, सामने रखे। फिर इसके बाद वार्ड्रोफ और अमीर अली आएंगे। ये दोनों ही विद्वान जाने जाते हैं एविडेंस के लिए, एविडेंस में अपनी महारत के लिए। ये क्या कहना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के बताए पॉइंट्स में कुछ एक और पॉइंट ऐड करेंगे। और फिर अमीर अली साहब एक एग्जाम्पल लेकर आएंगे। वो एग्जाम्पल होगा ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति की मौत पॉइजन के द्वारा दी गई है। अगर पॉइजन के जरिए किसी की मौत की गई है तो वहां एक्यूज को सजा देने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या बातें कोर्ट्स के सामने आनी चाहिए, तभी आप एक्यूज को सजा दे पाएंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे बृजलाल प्रसाद सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। यह मुकदमा अगर कहें तो एक पुलिस इनकाउंटर मुकदमा था, जहां तेज रफ्तार से आ रहे कुछ नवयुवकों की गाड़ियां, एक नवयुवक की गाड़ी थी जिसमें कुछ नवयुवक बैठे थे। पुलिस के द्वारा कहा गया कि वो बड़ी तेज रफ्तार से जा रहे थे, उन्होंने फायरिंग की और पुलिस ने काउंटर किया, जो अक्सर पुलिस करती है, और उसमें वो सारे के सारे लोग मारे गए। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस था। जो पिस्टल पेश की गई कि ये एक्यूज की पिस्टल थी, उस पिस्टल से कभी गोली चली ही नहीं थी और चल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो पिस्टल फॉल्टी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां उस पूरी पुलिस टीम को 302 मर्डर के लिए और 34 आईपीसी में लायबल कहा। उनका कॉमन इंटेंशन मानते हुए उस पूरी टीम को उन्होंने लायबल किया। तो ये भी पूरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस ये मुकदमा था। शुरू करते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अगर हम आपराधिक मामलों में देखें तो आपराधिक मामलों में जहां व्यक्ति साक्ष्य लेकर आते हैं, उनसे कहीं ज्यादा परिस्थितियां खुद ब खुद बोलती हैं, एविडेंस देती हैं, साक्ष्य बनती हैं। और आखिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहते किसे? तो न्यायालय के सामने जब परिस्थितियां किसी फैक्ट इन इशू की प्रोबेबिलिटी या इनप्रोबेबिलिटी के लिए, उसके संभावना के फेवर में या इनकार करते हुए दिखाई देती हैं, तो हम उन एविडेंसेस को, उन साक्ष्यों को परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के जरिए आपके सामने रखता हूं, और ये एग्जांपल भी पॉइजन का उठा रहा हूं। ए ने बी का मर्डर कॉज किया। ए के ऊपर यह आरोप लगा कि उसने बी का मर्डर कॉज किया है पॉइजन एडमिनिस्टर करके। अब यहां जो गवर्नमेंट साइड से एविडेंस आ रहे हैं, उसमें कोई व्यक्ति नहीं आ रहा। वहां पर कुछ बातें बताई जा रही हैं कि कुछ समय पहले ए को एक विशेष तरीके का, एक विशेष पर्टिकुलर नेचर का पॉइजन खरीदते हुए देखा गया है, पॉइजन खरीदते हुए ए पाया गया है। दूसरी बात यह निकल के आती है कि ए काफी दिनों से रेकी कर रहा था कि आखिर बी का पूरा हैबिटेट क्या है, बी रहता कहां है, कितने बजे उठता है, किनसे मिलता है, किस किस जगह पर एक बी के खाने पीने की क्या संभावना है, वो क्या क्या चीजें खाता है। इन सारी बातों के बारे में ए जानकारी इकट्ठा कर रहा है। तीसरी बात यह निकल कर आई कि ए के पास मौका था उस खास दिन
बी के भोजन में उस पॉइजन को एडमिनिस्टर करने का। और चौथी बात कि डेड बॉडी जो जिसकी पोस्टमार्टम हुई उसमें भी ये बात निकल कर ये आई कि ये जो डेथ हुई है, ये जो एक्सपायरी हुई है, ये उस पर्टिकुलर तरीके के, पर्टिकुलर टाइप के पॉइजन का ही असर है। अब ये चारों बातें अगर आप अलग अलग देखिए, ए ने 1 महीने पहले पॉइजन खरीदा, कोई मतलब नहीं है। ए ने बी के हैबिटेट के बारे में जानकारी इकट्ठा की, कोई मतलब नहीं है, कोई किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ए के पास अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी और ओकेजन का झगड़ा आगे सेक्शंस में आएगा, वहां तब आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कब ओकेजन अपॉर्चुनिटी में बदल जाता है। तो अपॉर्चुनिटी थी, उसने वो एडमिनिस्टर किया बी के भोजन में। और फिर चौथी बात कि मरने वाले की मौत जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइजन का ही असर है। इन चारों बातों को अगर आप मिला दीजिए, अगर इस चेन को आपने स्टैब्लिश कर दिया और ये डिसकनेक्टेड नहीं हुई, इसमें कोई भी पार्ट आपका मिसिंग नहीं हुआ, तो केवल एविडेंस जो कि सर्कमस्टांसेस दे रही हैं ये बताने के लिए काफी हो जाएंगी कि ए ने ही बी का मर्डर कॉज किया है और ये मर्डर का वेपन बना है पॉइजन। तो इस सर्कमस्टांशियल एविडेंस में, तो सर्कमस्टांसेस क्या, परिस्थितियां जब किसी न्यायालय के सामने उपस्थित हुए फैक्ट इन इश्यू के प्रोबेबिलिटी को लेकर के, उसकी संभावना को लेकर के, या तो उसको संभाव्य बना दें या अनादि संभाव्य बना दें, उसको संभाव्य होना कैंसिल कर दें, रिबट कर दें। ये दोनों तरह की परिस्थितियों से जब एविडेंस निकल के आता है तो हम उसे परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। अब जहां पर मुकदमा सोली तरीके से सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस करेगा, वहां पर अगर आप एक्यूज को गिल्टी देना चाहते हैं, एक्यूज को गिल्टी साबित करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। यह बात निकल के आई चांदमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी? सर्कमस्टांसेस फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। जिन सर्कमस्टांसेस के एविडेंस की बात हो रही है उन्हें कंक्लूसिव तरीके से आपको एस्टैब्लिश होना होगा, उन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा गवर्नमेंट के लॉयर को। नंबर सेकंड, डिफरेंट टेंडेंसी, उन सर्कमस्टांसेस से जो कंक्लूजन निकल के आना चाहिए वो एक ही निकल के आना चाहिए। क्या कंक्लूजन? टुवर्ड्स गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, टुवर्ड्स द एक्यूज्ड इज द गिल्टी। अगर मान लीजिए कि यहां पर दो तरीके के इंफरेंसेस निकल के आ रहे हैं, एक ओपिनियन कहता है कि एक्यूज गिल्टी हो भी सकता है, लेकिन दूसरा जो इंफरेंस निकल के आ रहा है वो इस बात का भी है कि एक्यूज गिल्टी नहीं भी हो सकता है। अगर दो इंफरेंसेस निकल के आएंगे तब वहां आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस करके आप एक्यूज को गिल्टी नहीं दे पाएंगे। अब इसको समझिए, गिल्ट ऑफ एक्यूज में मे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मे बी, मे नॉट बी, ऐसा नहीं चलेगा। यहां मस्ट शब्द का इस्तेमाल होगा, शैल शब्द का इस्तेमाल होगा। यहां यह चीज निकल के आनी चाहिए, इंफरेंस ये निकल के आना चाहिए कि ये जो आरोप लगा है ये काम एक्यूज ने ही किया है और एक्यूज के अलावा इसे दुनिया में किसी और ने नहीं किया है। अगर ये आप इंफरेंस निकाल पाएंगे तभी आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर एक्यूज को गिल्टी कर पाएंगे। नंबर थर्ड, नो ब्रेकिंग इन चेन। अब नो ब्रेकिंग इन चेन का मतलब, देखिए किसी भी ऑफेंस के होने की प्लानिंग से लेकर के उस ऑफेंस के एग्जीक्यूशन के बीच में चाहे कितना भी बड़ा टाइम गैप क्यों ना हो, यह सारा प्रोसेस एक चेन की तरह चलेगा। और आपको अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर एक्यूज को गिल्टी कराना है तो आपको इस चेन को कनेक्टेड मोड में साबित करना होगा। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए आपके सामने रखता हूं। ए के ऊपर चार्ज है कि उसने बी को पॉइजन दिया और पॉइजन देकर उसने डेथ कॉज की है। अब पहला चेन का क्या होगा कि ए के मन में प्लान बना, हम वहां नहीं जाते क्योंकि प्लानिंग आप चाहे जो बना लीजिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की प्लानिंग बनाते हैं। दिमाग में जब तक आपके प्लानिंग रहती है तब तक वो आईपीसी के दायरे से बाहर है, तब तक वो लीगल सिस्टम के दायरे से बाहर है। आप अपने मन में जो इच्छा करे वो प्लान बनाते रहिए। अब उस प्लान के एग्जीक्यूशन में ए क्या करता है, सबसे पहले पॉइजन को प्रोक्योर करता है, पॉइजन की व्यवस्था करता है। अब इसके बाद क्या करता है, अब बी को पॉइजन देना है तो बी के हैबिटेट के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, उसके खान पान के बारे में, मिलने वालों के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में
ए को जानकारी होना जरूरी है कि कौन कौन से लोग बी के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, कौन से सुरक्षा कवच को हमें भेजना है इसको अगर पॉइजन देना है तो ए क्या करता है, ए नॉलेज इकट्ठा करता है बी के बारे में। अब इस चेन के साथ आपको पहले वाले चेन को कनेक्ट करना है। अब इसके बाद फिर आपको देखना होगा कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बारे में जान भी जाएं, लेकिन आपकी कोई संभावना नहीं है उसके आसपास भटक पाने की, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली कि आप उसके साथ दो चार बातें कर सकें, आप उसके साथ थोड़ा टाइम बिता सकें, आप उसको ये पॉइजन दे सकें, तो आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तो इसलिए अब ये भी बात आएगी कि अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी ए के पास। तो यहां बात आई कि अपॉर्चुनिटी थी और फिर डेथ होती है बी की, और जब उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है तो ये बात निकल के आती है कि ये जो डेथ हुआ है ये एक पर्टिकुलर तरीके के पॉइजन के ही कारण हुआ है। अगर ये पूरा का पूरा चेन कनेक्टेड फॉर्म में साबित हो जाता है तो यहां पर ए केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर भी बी के मर्डर के लिए गिल्टी साबित होंगे। अब इसके बाद केस आती है मंजुनाथ चेन्नाबासप्पा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 12 से 15 अपने पहले के जितने डिसीजंस थे उनको एक बार देखा और देख करके पॉइंट्स निकाले कि जहां सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर अगर कोई मुकदमा टोटली बेस हो रहा है वहां इन बातों का ध्यान रखिए। क्या क्या? पहले की चीजें ही रिपीटिशन होंगी, सर्कमस्टेंसेस जो होंगी उन्हें फॉर्मली एस्टैब्लिश होना होगा और एस्टैब्लिश इस तरीके से होना होगा कि कंक्लूजन मस्ट या शैल के रूप में आए कि ए ने ही मर्डर कॉज किया है, ए ने ही ये रेप किया है। या तो मस्ट का इस्तेमाल हो या शैल शब्द का इस्तेमाल आना चाहिए। मे और मे नॉट बी का चक्कर नहीं चलना चाहिए सर्कमस्टेंसेस जो एस्टैब्लिश की जाए। इसके बाद नो अदर हाइपोथेसिस देन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। जो हाइपोथेसिस किस बात के ऊपर प्रोबेबिलिटी आ रही है, क्या चीज दिखर रही है इन्फ्रेंस के रूप में, केवल एक इन्फ्रेंस निकल के आना चाहिए कि एक्यूज ही गिल्टी है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा इन्फ्रेंस निकल के आ रहा है तो ऐसे मामलों में गिल्टी नहीं दिया जा सकता एक्यूज को। फिर इसके बाद कंप्लीट चेन आनी चाहिए। कंप्लीट चेन भी कैसी होनी चाहिए? विच रिबट द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज। जो चेन आपकी पूरी हो जाएगी, ऊपर वाले चेन में देख लीजिए, ए ने पॉइजन को प्रोक्योर किया, ए ने बी के हैबिट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की, उसके बाद उसने अपॉर्चुनिटी अपने फेवर में ली, अपॉर्चुनिटी उसको मिली और उसने इस पॉइजन को एडमिनिस्टर किया। अगर ये सारी चीजें कनेक्टेड फॉर्म में साबित हो जाती हैं तो एक ही बात साबित होती है कि ए इनोसेंट नहीं है, ए के इनोसेंस का कोई भी चांस नहीं बनता। तो मंजुनाथ चेन्नाबासप्पा रेड्डी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे मूव करना चाहते हैं तो इस तरह से सर्कमस्टेंसेस को एस्टैब्लिश कराइए कि उससे शैल शब्द निकल के आए, मस्ट निकल के आए, मे और मे नॉट भी नहीं आए। दूसरी बात, कोई अदर हाइपोथेसिस का इन्फरेंस नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक हाइपोथेसिस आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एक्यूज गिल्टी है। और नंबर थर्ड, चेन को पूरी तरह से कंप्लीटली साबित करिए जिससे जो तोड़ दे, क्या चीज तोड़ दे? इनोसेंस ऑफ एक्यूज की संभावना को समाप्त कर दे। जब ये समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित है कि एक्यूज यहां पर गिल्टी हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसमें दो विद्वान आते हैं, वार्डरोफ और अमीर अली। अब वार्डरोफ और अमीर अली ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो तीन चीजें बताई इसमें एक और पॉइंटर जोड़ दिया। क्या जोड़ा उन्होंने कहा कि अगर इन सर्कमस्टेंसेस जो चेन रिएक्शन आ रहा है, जो चेन का प्रोसेस आप साबित कर रहे हैं, अगर इससे कहीं दो इन्फरेंसेस निकल के आ रहे हैं, एक इन्फरेंस एक्यूज के फेवर में है, दूसरा इन्फरेंस एक्यूज के अगेंस्ट में है, तब यहां पर कोर्ट उस इन्फरेंस को लेकर आगे बढ़ेंगी जो एक्यूज के फेवर में होगा। यहां फिर आप उस इन्फरेंस को लेकर नहीं चल पाएंगे जो एक्यूज के अगेंस्ट में होगा। अब अमीर अली ने इसे और समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जहां डेथ पॉइजन के जरिए होती है, जहां डेथ पॉइजन के जरिए होती है, वहां पर इन तीन बातों का साबित होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, कि डेथ जो है वो पॉइजन से हुई है, पहले तो ये बताइए। नंबर सेकंड, एक्यूज के पास पोजीशन था उस पॉइजन का।
एक्यूज के पास पॉइजन का पोजीशन है, इस सर्कमस्टांस के बारे में एविडेंस दीजिए। फिर इसके बाद एक्यूज के पास अपॉर्चुनिटी थी उस पॉइजन को एडमिनिस्टर करने की। अगर ये तीनों बातें जब आप साबित कर पाएंगे तभी डेथ बाय द इंट्रोड्यूसमेंट ऑफ द पॉइजन के फेवर, पॉइजन के द्वारा अगर डेथ कॉज करने में आप तभी गिल्टी करा सकेंगे एक्यूज को। ये कहा अमीर अली ने। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक लीडिंग केस के ऊपर। केस का नाम है ब्रिजलाल प्रसाद सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कुछ नवयुवक एक गाड़ी से जा रहे थे और उन नवयुवकों का पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया जाता है। पुलिस अपनी ओर से यह थ्योरी सामने लेकर आती है, इसमें कोई चश्मदीद गवाह नहीं बनता, यह सारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ही यह मुकदमा बेस होता है। पुलिस की ओर से कुछ जो है वो देशी कट्टे प्रोड्यूस किए गए कि इन कट्टों से फायरिंग की गई और फायरिंग की गई हमारे ऊपर, हमारी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, हमने अपने आप को बचाया, सेल्फ डिफेंस में हमने फायर किया जिसमें ये लोग मारे गए। अब जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई उसमें यह समझ में आया कि जो पुलिस की ओर से कट्टे बरामद कराए गए थे उनसे गोली कभी चल ही नहीं सकती थी क्योंकि वो फॉल्टी थे और उनसे कभी गोली चली भी नहीं थी। तो पहली बात तो पुलिस का ये जो कारनामा था ये क्लियर था कि यहां पर इस तरीके की कोई वारदात नहीं थी। फिर इसमें जो पुलिस ने कहा कि ये लोग बड़ी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, हमारे ऊपर फायरिंग की गई, हमारे ऊपर जो है पथराव किया गया जिससे हमारी गाड़ियों पर भी चोटें आई हैं। लेकिन जब उसकी भी रिपोर्ट आई तो यह समझ में आया कि पुलिस की गाड़ी पर कहीं भी किसी तरह के खरोंच के निशान नहीं पाए गए उस घटना से रिलेटेड। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी परिस्थितियों को फॉरेंसिक की रिपोर्ट को एक चेन के रूप में जब स्टैब्लिश कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां जो पुलिस टीम है ये सारे सर्कमस्टांसेस एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि ये इनकाउंटर पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है, ये पूरी तरह से पुलिस वालों के द्वारा प्रायोजित किया हुआ मर्डर है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी टीम को 302 आईपीसी के 34 कॉमन इंटेंशन के लिए लायबिलिटी इंपोज की। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में इतनी बातें मैंने आपके सामने रखी। एविडेंस के अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे एविडेंस के सेक्शन नंबर 5 से, जहां से एविडेंस प्रॉपर तरीके से शुरू होता है कि आखिर किन किन बातों का एविडेंस कोर्ट में दिया जाएगा। और वहीं पर बात उठेगी, एक झगड़ा चलेगा कि रिलेवेंसी क्या है और एडमिसिबिलिटी क्या है। क्या सारी चीजें जो रिलेवेंट होंगी वो एडमिसिबल हो जाएंगी और क्या सारे एडमिसिबल चीजों का रिलेवेंट होना जरूरी होगा? इस प्रश्न का जवाब आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।